नमस्कार, वंदे मातरम दोस्तों। सेकंड पार्ट अकाउंट्स में चैप्टर 3 है प्रोविजंस एंड रिजर्व्स के बारे में। एंटायरली थियरी चैप्टर है, थियरी टॉपिक्स है। दो मेन टॉपिक है इसके अंदर, प्रोविजंस एंड रिजर्व्स। उसके लिए पॉइंट्स डिस्कस करेंगे। फर्स्ट टॉपिक लेते हैं प्रोविजंस। अब प्रोविजंस को समझने के लिए हमें फाइनल अकाउंट्स के फॉर्मेट को ध्यान में लेना होगा। फाइनल अकाउंट्स is trading account, profit and loss account and balance sheet. In case of sole proprietorship firm, these two accounts are prepared to know about the profitability and balance sheet is to know about financial position. अब ट्रेडिंग अकाउंट में परचेज के बाद परचेज एंड प्रोडक्शन दो एक्सपेंसेस हम रिकॉर्ड करते हैं। एक्सपेंसेस की टोटल 6 कैटेगरी है। हमें समझना है प्रोविजन, लेकिन उससे पहले हमें एक्सपेंस को क्लियर करना होगा। ट्रेडिंग अकाउंट में दो टाइप के एक्सपेंस आते हैं, परचेज एंड प्रोडक्शन के, और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दूसरी 4 कैटेगरी के, एडमिनिस्ट्रेटिव, सेलिंग, डिस्ट्रीब्यूशन, फाइनेंशियल एंड अदर एक्सपेंसेस। ऐसे 4 कैटेगरी के एक्सपेंस आते हैं प्रॉफिट एंड लॉस में। तो 2 तरह के एक्सपेंसेस ट्रेडिंग में और 4 कैटेगरी के एक्सपेंसेस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आते हैं। अब जो एक्सपेंसेस है उसकी अमाउंट जेन्युइन है, एक्चुअल है, यानी जो अमाउंट हमने पे कर रही है वही अमाउंट यहाँ पे रिकॉर्ड होगी, उसमें कोई एस्टिमेशन नहीं है। सिचुएशन यहाँ पे प्रोविजंस की ये है कि एक अकाउंटिंग ईयर कंप्लीट हो गया है। फॉर एग्जांपल 1 अप्रैल 21 टू 31 मार्च 22 का एक अकाउंटिंग पीरियड है। दिस पीरियड इज ओवर नाउ। अब हमें फाइनल अकाउंट्स प्रिपेयर करने हैं। फाइनल अकाउंट्स में एक अकाउंटिंग ईयर के अकाउंट को दूसरे ईयर से स्प्लिट करना है, यानी कोई प्रीवियस ईयर या नेक्स्ट ईयर। प्रीवियस ईयर यहाँ पे 2021 हुआ, नेक्स्ट ईयर 22-23 हुआ। तो एनी प्रीवियस ईयर और नेक्स्ट ईयर ट्रांजेक्शन शुड नॉट बी पार्ट ऑफ 21-22। इस तरह से हमें इसको स्प्लिट करना है। इसको कट ऑफ डेट ट्रांजैक्शन बोलते हैं। और जब अलग करते हैं देन वी कैन प्रोवाइड कंपेरेबिलिटी इन प्रिपरेशन ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स, एंड बिकॉज ऑफ कंपेरेबिलिटी फ्यूचर डिसीजंस कैन बी टेकन, क्योंकि कंपैरिजन की जरूरत होगी इंटरफर्म इंट्राफर्म में, और वहां से हम फ्यूचर के लिए इंपॉर्टेंट वाइटल डिसीजंस को लेते हैं बिजनेस एंटरप्राइज को ग्रो कराने के लिए। अब उसके लिए सर्टेन एक्सपेंसेस, लॉसेस और लायबिलिटी, यहाँ पे अकरेंस जिसका सर्टेन है, यानी होगा वो तय है, पर उसकी अमाउंट कितनी होगी वो हम प्रिसाइसली जज नहीं कर सकते 31 मार्च को। ये हमारा प्रॉब्लम है कि अकरेंस इज सर्टेन बट अमाउंट इज अनसर्टेन, और अमाउंट कैन नॉट बी डिटरमाइंड विद सब्सटेंशियल एक्यूरेसी। एग्जैक्ट अमाउंट का हमें पता नहीं है। टेक वन एग्जांपल। फॉर एग्जांपल क्रेडिट पीरियड डेटर को हमने 1 मंथ का अलाउ किया, यानी हमारे डेटर हमें 1 महीने में पेमेंट करते हैं। तो जो मार्च महीने का कलेक्शन होगा वो अप्रैल मंथ में आने वाला है। अब अप्रैल मंथ में कलेक्शन आएगा तो सर्टेन डेटर्स, हो सकता है आउटस्टैंडिंग डेटर्स में से सर्टेन डेटर्स पेमेंट ना करें, यानी बैड डेट्स का लॉस होगा। लॉस हमें 22-23 में पता चलेगा, पर अकाउंटिंग ईयर सेल्स 21-21 में हुआ है, यानी इनकम 21-22 में हम रिकॉर्ड करें, और उसके अगेंस्ट उसका जो लॉस है वो अगर हम 22-23 में रिकॉर्ड करें तो ये इस यहाँ पे एक सिमेट्री ब्रेक होगी। एक्रूअल प्रिंसिपल फॉलो नहीं होगा, एक्रूअल सिस्टम फॉलो नहीं होगा, और अगर एक्रूअल नहीं है तो यूनिफॉर्मिटी नहीं है, यूनिफॉर्मिटी नहीं है तो कोई मैचिंग यानी कोई कंपैरिजन नहीं हो सकता। तो इस वजह से जब हमें नेक्स्ट ईयर के फर्स्ट मंथ में जो डेटर्स के पास से कलेक्शन करना है उसमें जो प्रोबेबल लॉस के चांसेस है इन टर्म्स ऑफ बैड डेट्स, उसके लिए हमें यहाँ पे प्रोविजन क्रिएट करना पड़ेगा। तो इस तरह से कोई एक्सपेंस, लॉस या लायबिलिटी जिसकी अमाउंट सब्सटेंशियल एक्यूरेसी से हम डिसाइड नहीं कर सकते, उसके लिए हम प्रोविजन क्रिएट करते हैं। तो ये प्रोविजन का मेन आइडियोलॉजी है। उसके जो इंपॉर्टेंट रूल्स है वो समझते हैं। सबसे पहली बात है कि वो कंपलसरी है, इररिस्पेक्टिव ऑफ बिजनेस ऑपरेटिंग रिजल्ट वेदर प्रॉफिट और लॉस। यानी अगर हम ऑब्जर्व करें तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में यहाँ पे एक्सपेंस में जो लास्ट कैटेगरी है अदर एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, वहां पे प्रोविजन को शो किया जाता है, एंड आफ्टर दैट एसरटेनमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस टू प्लेस इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। सो हम ये कह सकते हैं कॉन्फिडेंस के साथ कि इट इज कंपलसरी वेदर प्रॉफिट और लॉस। और ज्यादा टेक्निकली अगर समझना हो तो हम ये बोल सकते हैं कि प्रॉफिट लॉस का पता ही हमें प्रोविजन के बाद चलता है। तो ये सेंस ही नहीं बनती सोचने में कि प्रॉफिट के लॉस कब प्रोवाइड करना है, ये प्रोवाइड करना ही है, कंपलसरी। इसके बाद प्रॉफिट लॉस का हमें पता चलेगा। So first point is it is compulsory whether it is profit or loss to be created. Second thing, it is from profit and loss account. It is provided from profit and loss account by passing this journal entry.
profit and loss account debited to respective provision, like to bad debts reserve, to provision for tax, to provision for depreciation, to provision for renewals and repairs, expansion, modernization, किसी भी पर्पस का प्रोविजन हो, ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से ही क्रिएट किया जाएगा. सो फर्स्ट इट इज कंपल्सरी whether profit or loss, and it is created from profit and loss account. Then it is for specific expense, loss और liability. ये कोई ना कोई specific expense, loss या liability के लिए है, but situation ये है कि उसकी amount हमें substantial accuracy से पता नहीं है, यानी amount is uncertain. जैसे ये यहाँ पे कितनी अमाउंट का बैड डेट्स होगा वो हमें नहीं पता है. जैसे दूसरा एग्जांपल है प्रोविजन फॉर टैक्स. 31 मार्च को बुक्स ऑफ अकाउंट्स क्लोज करते हैं, असर्टेनमेंट ऑफ प्रॉफिट होता है, उसके बाद हमने जो प्रोविजन क्रिएट किया है बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हमने यहाँ पे एक प्रोविजन फॉर टैक्स क्रिएट किया है कि भाई इतना अमाउंट हमें फॉर एग्जांपल 50,000 हमें टैक्स के फॉर्म में पे करना है. पर जब इनकम टैक्स ऑफिसर की साइड से असेसमेंट होगा, जिसको ITO असेसमेंट कहते हैं, वो असेसमेंट में और सेल्फ असेसमेंट में डिफरेंस आएगा और डिफरेंस की अमाउंट की वजह से टैक्स चेंज होगा. पर फिर भी हम जो एंटिसिपेटेड अमाउंट है, अभी जो हम फाइनलाइजेशन के वक्त जो अमाउंट है उसके बेसिस पे हम यहाँ पे टैक्स प्रोवाइड करते हैं, तो ये भी एक प्रोविजन है. डेप्रीसिएशन इज प्रोवाइडेड फॉर रिप्लेसमेंट ऑफ असेट. तो हम जो एग्जिस्टिंग एसेट की कॉस्ट प्राइस है डिवाइड बाय इट्स एस्टिमेटेड लाइफ, ऑन दैट बेसिस वी प्रोवाइड डेप्रीसिएशन. फॉर एग्जांपल 50,000 का एसेट हो और 10 इयर्स की एस्टिमेटेड लाइफ हो तो 5,000 का एनुअल डेप्रीसिएशन है. बट इससे ये एश्योरेंस नहीं मिलता हमें कि रिप्लेसमेंट ऑफ असेट के वक्त एसेट 50,000 में फिर से अवेलेबल होगा. बट एक साइकोलॉजिकल यहाँ पे अपलिफ्टमेंट ये है कि 50,000 का जो असेट का वैल्यू है उसको हम यहाँ पे रिकवर कर रहे हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट थ्रू डेप्रिसिएशन प्रोवाइड करके, यानी एटलीस्ट 50,000 रुपए का हम मैनेजमेंट करेंगे. रेस्ट ऑफ द थिंग्स अगर जो डिफरेंस हुआ बढ़ेगा या कम होगा रिप्लेसमेंट के वक्त एसेट का वैल्यू, वो मैनेज किया जाएगा. बट हम पुरानी एसेट की रिप्लेसमेंट वैल्यू जितना डेप्रिसिएशन प्रोवाइड करते हैं, बट यहाँ पे भी न्यू एसेट का वैल्यू ओल्ड एसेट के बराबर हो उसका कोई एश्योरेंस नहीं होता. तो ये सब जो अमाउंट है, डेप्रिसिएशन हुआ, प्रोविजन फॉर टैक्स हुआ, प्रोविजन फॉर बैड डेट्स हुआ, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट. प्रोविजन फॉर डिस्काउंट इज फॉर गुड डेटर्स, प्रोविजन फॉर बैड डेट्स इज फॉर डाउटफुल डेटर्स, कि जो हमें पैसे देंगे या नहीं देंगे उसका हमें श्योरिटी नहीं है. बट प्रोविजन फॉर डिस्काउंट इज प्रोवाइडेड ऑन गुड डेटर्स. It is for those debtors who pay their amount, their dues before that stipulated time period, and they are entitled to receive the predetermined discount. जो हमारे लिए एक्सपेंस है डिस्काउंट अलाउड, उसके लिए हम एक यहाँ पे रिजर्व प्रोविजन क्रिएट कर रहे हैं, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट रिजर्व. तो ये एक्सपेंस का प्रोविजन है और प्रोविजन फॉर बैड डेट्स इज फॉर लॉस. तो इस तरह से ये हम प्रोविजन क्रिएट करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से. तो फर्स्ट इट इज कंपल्सरी वेदर प्रॉफिट और लॉस. सेकंड क्रिएटेड फ्रॉम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. थर्ड पॉइंट इज इट इज अप्लाइड फॉर सम स्पेसिफिक एक्सपेंस, लॉस और लायबिलिटी whose amount is uncertain, or we can say the amount cannot be determined with substantial accuracy, and it is used for only decided purpose. ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि it is applicable for the purpose for which it is created. No other purpose is admissible for these type of provisions. And its examples are depreciation, provision for tax, provision for bad debts, provision for discount, provident fund, expansion and modernization reserve, pension fund, workers profit sharing fund, repairs and renewal reserves. ये सारे एग्जाम्पल्स हमें टेक्स्ट बुक में दिए गए. बट ये मेन बात है, कंपलसरी है. प्रॉफिट लॉस हो, कोई भी सिचुएशन हो, पीएनएल से क्रिएट होता है, स्पेसिफिक एक्सपेंस लॉस लायबिलिटी अटैच है और उसके अमाउंट का पता नहीं है. सो दिस इज ऑल अबाउट प्रोविजन एंड इट इज पार्ट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. नेक्स्ट पार्ट इज रिजर्व. तो ये रिजर्व के लिए बात करेंगे. रिजर्व प्रॉफिट से क्रिएट होता है, तो प्रॉफिट का होना इट्स अ प्री कंडीशन फॉर रिजर्व. रिजर्व इज क्रिएटेड आउट ऑफ प्रॉफिट ओनली. यहाँ वेदर प्रॉफिट और लॉस प्रोविजन इज टू बी प्रोवाइडेड, बट हियर ओनली व्हेन प्रॉफिट इज एग्जिस्टिंग. प्रॉफिट हो तो ही ऐसा हो सकता है. एंड इट इज क्रिएटेड फ्रॉम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट. बिफोर स्टार्टिंग डिस्कशन ऑफ दिस रिजर्व, उसका दो पार्टीशन देख लेते हैं. मेन पार्ट है यहाँ पे रेवेन्यू रिजर्व एंड कैपिटल रिजर्व. रेवेन्यू रिजर्व एंड कैपिटल रिजर्व. पहले रेवेन्यू रिजर्व. तो रेवेन्यू रिजर्व इज क्रिएटेड फ्रॉम रेवेन्यू प्रॉफिट. रेवेन्यू रिजर्व रेवेन्यू प्रॉफिट में से क्रिएट होता है. और रेवेन्यू प्रॉफिट क्या है? द प्रॉफिट विच इज अर्न्ड फ्रॉम प्रिंसिपल रेवेन्यू प्रोड्यूसिंग एक्टिविटीज ऑफ द बिजनेस, दैट इज परचेज एंड सेल ऑफ गुड्स और सर्विसेज.
यानी जो हमारी रूटीन बिजनेस की एक्टिविटी है गुड्स परचेज और सेल करने की, उसमें से जो प्रॉफिट हमने अर्न किया है जिसको हम नेट प्रॉफिट कहते हैं, उस प्रॉफिट को प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन में ट्रांसफर करते हैं फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट अमंग पार्टनर्स, अगर पार्टनरशिप फर्म हो तो। एंड बिफोर डिस्ट्रीब्यूशन देयर इज अलोकेशन ऑफ प्रॉफिट और अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट फॉर डिफरेंट टाइप ऑफ रिजर्व्स। डिफरेंट टाइप ऑफ रिजर्व्स मींस स्पेसिफिक रिजर्व्स। सो कहने का मतलब ये बिजनेस की प्रिंसिपल रेवेन्यू प्रोड्यूसिंग एक्टिविटी यानी परचेज एंड सेल ऑफ गुड्स और सर्विसेज में से जो प्रॉफिट हमने अर्न किया है उस प्रॉफिट में से अप्रोप्रिएशन होता है, इसलिए ये रेवेन्यू प्रॉफिट में से क्रिएट होने वाला रिजर्व है जो कि रेवेन्यू रिजर्व हुआ। अब ये रेवेन्यू रिजर्व के अंदर तीन पार्ट है, जनरल रिजर्व, स्पेसिफिक रिजर्व एंड सीक्रेट रिजर्व। सबसे पहला है जनरल रिजर्व। जनरल रिजर्व इज फॉर जनरल पर्पस। एक वर्ड में, एक टर्म में समझ में आता है कि इट इज फॉर जनरल पर्पस। यूजुअली रिजर्व क्रिएट करने का मोटिव होता है इम्प्रूवाइजेशन ऑफ सॉल्वेंसी एंड फाइनेंशियल कंडीशन। तो जनरल रिजर्व इज कंसिडर्ड एज एंकर टूल ड्यूरिंग बैड टाइम्स। एंकर टूल ड्यूरिंग बैड टाइम्स यानी जब बुरा वक्त आता है बिजनेस एंटरप्राइज का, जब उसके पास सोर्सेस ऑफ फाइनेंसिस कम पड़ जाते हैं, तो इस तरह से रिजर्व्स में से ये सोर्स प्रोक्योर किया जाता है। So it's a anchor tool during bad times and it can be applied for any purpose. That is why the term is general reserve. It is applied generally for any reason. First come first basis. जो reason सामने आए, कोई भी uncertainty सामने आए, उसके लिए वो general reserve का use किया जाता है। So if the reserve is not for specific purpose, it is general purpose and that is why it is general reserve. But if reserve is for some specific purpose, it is called specific reserve. So specific reserve creation, see, process of creation is same both for general and specific reserve. Both of them are provided from profit and loss appropriation account by passing this journal entry, profit and loss appropriation account debited to general reserve to dividend equalization. ये general reserve का example है और ये जो list है पूरा वो specific reserve का है कि टू डिविडेंड इक्वलाइजेशन फंड, टू डिबेंचर रिडेम्पशन फंड, टू इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड, टू वर्कर्स एक्सीडेंट कंपनसेशन फंड एक्सेट्रा। तो ये जो सारे रिजर्व है वो स्पेसिफिक है और यहाँ पे पहले मेंशन किया जनरल रिजर्व। दोनों के लिए जो सोर्स ऑफ क्रिएशन है इट इज प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट एंड कॉमन जर्नल एंट्रीज रिक्वायर्ड दैट प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिटेड टू ऑल दिस रिजर्व्स। नाउ important point is about utilization of this reserve. General reserve can be applied for any purpose, first come first basis. All type of uncertainty can be protected with the help of general reserve. So it is anchor tool during bad times and usually helpful in improvisation of solvency and financial condition of the business. लेकिन specific reserve has some specific use. Specific reserves के specific use है जिसको समझते हम। specific reserve के लिस्ट में यहां पे सबसे पहले आ रहा है डिविडेंड इक्वलाइजेशन फंड। नाउ डिविडेंड इज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट मेड बाय कंपनी टुवर्ड्स इट्स शेयर होल्डर्स। शेयर होल्डर्स मींस ओनर्स, इक्विटी और प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स की बात हो रही है जिन्होंने कैपिटल कंट्रीब्यूशन दिया है कंपनी को और कंपनी को एज अ रिजल्ट डिविडेंड डिक्लेयर करना है। लेकिन एज पर लॉ इट इज नॉट मैंडेटरी फॉर द कंपनी, फॉर एनी कंपनी टू डिक्लेयर डिविडेंड। Though it is not mandatory, but company has to declare dividend on regular basis at increasing rate so as to maintain market value of its shares. अगर कंपनी डिविडेंड डिक्लेयर नहीं करेगी तो उसके शेयर्स की मार्केट वैल्यू डिक्लाइन हो जाएगी। इसलिए मैंडेटरी ना होने के बाद भी डिविडेंड डिक्लेयर किया जाता है रेगुलर बेसिस पे और मेंटेन किया जाता है इंक्रीजिंग रेट को। ये कुछ ऐसा ही है कि अगर हम घर में वाटर सप्लाई में अगर कंसिस्टेंसी टूटे ऐसा चांस है तो हम वाटर टैंक रखते हैं, वैसे यहाँ पे डिविडेंड इक्वलाइजेशन फंड क्रिएट किया गया है कि अगर प्रॉफिट नहीं हुआ किसी साल में या लॉस हुआ तो उस ईयर में अगर हमारे पास प्रॉफिटेबिलिटी नहीं और डिविडेंड डिक्लेयर ना कर सके तो ये जो रिजर्व हमने रखा है डिविडेंड इक्वलाइजेशन फंड, दिस रिजर्व कैन बी यूज्ड फॉर डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड सो एज टू मेंटेन द रेगुलरिटी ऑफ डिविडेंड, जिसकी वजह से शेयर्स की मार्केट वैल्यू बढ़ती रहेगी कंपनी की स्टॉक मार्केट में। तो इस तरह से डिविडेंड इक्वलाइजेशन फंड इज क्रिएटेड आउट ऑफ P&L अप्रोप्रिएशन एंड पर्पस इज टू मेंटेन द इंक्रीजिंग रेट ऑफ डिविडेंड ड्यूरिंग दोज ईयर्स where insufficient profit is there or loss making years where company cannot declare dividend. So out of this balance of profit in terms of dividend equalization fund, dividend can be declared. So ये उसका specific purpose हुआ। दूसरा है डिबेंचर रिडेम्पशन फंड। नाउ डिबेंचर इज अ लॉन्ग टर्म डेब्ट फॉर द कंपनी और डिबेंचर को रीपेमेंट करने के लिए हमारे पास कोई ना कोई रिजर्व होना इसलिए जरूरी है। अगर हम बैलेंस शीट के स्ट्रक्चर से देखें
तो हमारे पास एसेट साइड पे दो कंपोनेंट है, नॉन करंट एसेट एंड करंट एसेट। तो नॉन करंट एसेट इज यूजुअली प्रोक्योर्ड बाय लॉन्ग टर्म सोर्सेज ऑफ फाइनेंस एंड शॉर्ट टर्म एसेट्स इज प्रोक्योर्ड फ्रॉम शॉर्ट टर्म सोर्सेज लाइक करंट लायबिलिटी। यानी करंट लायबिलिटी और करंट एसेट का कहीं ना कहीं कनेक्शन है। तो ये सिचुएशन है। अगर यहाँ पे हम डिबेंचर की बात करें तो डिबेंचर लॉन्ग टर्म सोर्सेज ऑफ फाइनेंस में आता है, नॉन करंट लायबिलिटी का हिस्सा है, और उसमें से हम बिजनेस की जो नॉन करंट एसेट्स यानी लॉन्ग टर्म एसेट्स लाइक लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीन, फर्नीचर, पिक्चर्स, इन सबको हम एक्वायर करते हैं। अगर बाय चांस ये डिबेंचर्स के रीपेमेंट के वक्त कंपनी के पास सफिशिएंट लिक्विडिटी करंट एसेट्स में नहीं हुई तो प्रेशर सीधा फिक्स एसेट्स पे जाएगा। कंपनी फोर्स टू सेल ऑफ इट्स फिक्स एसेट्स टू पे ऑफ इट्स फर्स्ट ऑफ ऑल लॉन्ग टर्म लायबिलिटी एंड आफ्टर दैट करंट लायबिलिटी। तो ये सिचुएशन ना हो इन फ्यूचर, तो डिबेंचर के रिडेम्पशन के लिए यानी रीपेमेंट करने के लिए एवरी ईयर फ्रॉम प्रॉफिट सर्टेन अमाउंट इज केप्ट असाइड फॉर पेमेंट ऑफ डिबेंचर, सेपरेट फंड इज क्रिएटेड, ताकि रीपेमेंट के वक्त करंट एसेट में कोई ऑल्टरेशन ना हो और लिक्विडिटी डिस्टर्ब ना हो कंपनी की। सो दिस इज स्पेसिफिक फंड, स्पेसिफिक रिजर्व, डिबेंचर रिडेम्पशन फंड क्रिएटेड फॉर रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर at the end of its time, it means at the end of its stipulated time period which is mentioned in prospectus while issue of debenture। तो टाइम पीरियड पूरा होने पे डिबेंचर के अमाउंट को रीपे करने के लिए ये फंड है स्पेसिफिक रिजर्व में। उसके बाद है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड। इन्वेस्टमेंट बिजनेस के बाहर किया जाता है, अगर बिजनेस के अंदर है तो वो असेट्स का फॉर्म है। इन्वेस्टमेंट टर्म तभी हम यूज करते हैं व्हेन सरप्लस फंड ऑफ द बिजनेस इज इन्वेस्टेड आउटसाइड द बिजनेस। So it is investment, and investment में there is a chance that there is fluctuation in its book market value compared to its book value। यानी मार्केट वैल्यू अप डाउन होती है बुक वैल्यू के सामने। तो अगर मान लीजिए लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट है और उसमें 20,000 के मार्कडाउन होने के चांस है, यानी उतना लॉस होने के चांस है, कम होने की चांस है। उस इन्वेस्टमेंट की हमने किसी कंपनी के शेयर या डिबेंचर्स परचेस किए लाख रुपए के और उसमें 20,000 के मार्जिन के चांसेस है कि उतना कम होगा, तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए, उस लॉस को बेयर करने के लिए हम प्रायर अरेंजमेंट करके रखते हैं, एंड दैट इज ऑल्सो प्रोवाइडेड फ्रॉम प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन। यहां पे ऐसा डाउट जाएगा कि तो ये प्रोविजन क्यों नहीं हुआ, क्योंकि ये लॉस होगा उसकी कोई सर्टेनिटी नहीं है। यहां पे हम बात कर रहे हैं कि लॉस होगा वो सर्टेनिटी है और अमाउंट पता नहीं है। यहां लॉस के होने की कोई सर्टेनिटी नहीं। ये भी हो सकता है कि लाख रुपए के शेयर 1,30,000 के हो जाए, तब ये टोटली फ्री रिजर्व रह जाएगा। यानी जरूरी नहीं है कि हर बार मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट कम ही होगी बुक वैल्यू के कंपैरिजन में, लेकिन जब कम हो जाए एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम इफ मार्केट वैल्यू इज लेस कंपेयर टू बुक वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट, टू कंपनसेट दैट लॉस हमें ये प्रोटेक्शन चाहिए जिसका नाम है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड। सो व्हेन मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज लेस कंपेयर टू इट्स बुक वैल्यू, टू एब्सॉर्ब सच लॉस इन वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट, दिस फंड इज क्रिएटेड। इसके बाद है वर्कर्स एक्सीडेंट कंपनसेशन फंड। सर्टेन टाइप ऑफ इंडस्ट्रीज ऐसी है दैट वर्कर्स आर एक्सपोज टुवर्ड्स ग्रेटर लेवल ऑफ रिस्क लाइक कंस्ट्रक्शन, माइनिंग, हेजार्डस प्रोडक्ट, क्रैकर्स, पॉइजनस केमिकल। ये जो है इस तरह की जो इंडस्ट्रीज है उसमें रिस्क का लेवल हाई होता है, एंड टू प्रोटेक्ट दिस एम्प्लॉइज फ्रॉम एक्सीडेंट, तो वो कंपनसेशन के लिए यहाँ पे वर्कर्स एक्सीडेंट कंपनसेशन फंड इज क्रिएटेड। दिस फंड इज यूज्ड टू कंपनसेट एम्प्लॉइज, उनको जो भी डैमेजेस हुए उसको कंपनसेट करने के लिए ये फंड क्रिएट किया जाता है, अगेन फ्रॉम पीएनएल एप्रोप्रिएशन। नाउ ऑल दिस स्पेसिफिक रिजर्व्स, उसका यूज कंप्लीट होने के बाद फर्स्ट यूज्ड फॉर स्पेसिफिक पर्पस, फॉर ऑल दिस स्पेसिफिक रिजर्व रूल इज कॉमन। First, it is used for specific purpose, and after completion of its objective, if balance remains in such specific reserve, it is transferred to general reserve. ये याद रखना है। Specific reserve is first used for specific purpose only, and if balance remains after accomplishment of its objective, that balance is transferred to general reserve. So this is all about specific reserve. So whether it is general reserve or specific reserve, it is created आउट ऑफ रेवेन्यू प्रॉफिट, सो इट इज रेवेन्यू रिजर्व। अब ये लिस्ट में यहाँ पे एक और टर्म समझ लेते हैं, सिंकिंग फंड। सिंकिंग फंड इज फॉर पेमेंट ऑफ लॉन्ग टर्म डेब्ट। सिंकिंग फंड एक कैटेगरी है जहां पे हम अलग अलग फंड को प्लेस करते हैं, जैसे फॉर पेमेंट ऑफ लॉन्ग टर्म डेब्ट, फॉर पेमेंट ऑफ रेगुलर इंटरेस्ट,
interest liability or for purchase of any asset. If fund is created, that fund is called sinking fund. तीन बातें याद रखनी है, payment of long term debt, payment of regular interest and replacement of asset. If for any purpose this fund is created, it is known as sinking fund. Sinking fund के examples में हम बोल सकते हैं depreciation fund या debenture redemption reserve. So ये एक exclusive term है और ये term के अंदर ये तीन कैटेगरी आती है, for payment of long term debt, for payment of regular interest on debt and for purchase of replacement of asset. Now in revenue reserve, दो रिजर्व हमने डिस्कस किए, जनरल रिजर्व एंड स्पेसिफिक रिजर्व. थर्ड टर्म इज सीक्रेट रिजर्व. नाउ देयर इज नो रिजर्व विद द नेम ऑफ सीक्रेट रिजर्व इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स. अगर कोई सीक्रेट रिजर्व के नाम से आ रहा है तो वो सीक्रेट रिजर्व कैसे होगा? सीक्रेट वर्ड से हमें ऐसा पता चल रहा है कि है पर दिख नहीं रहा है पर दिख नहीं रहा है, यानी ये हिडन रिजर्व. इसका दूसरा नाम है हिडन रिजर्व, यानी छुपा हुआ है. किस तरह से छुपा हुआ है? एक प्रैक्टिकल केस से स्टडी करते हैं. यहां पे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है जिसमें ग्रॉस प्रॉफिट P&L स्टार्ट होता है ग्रॉस प्रॉफिट से और उसके सामने एक्सपेंसेस आते हैं. एक्चुअल एक्सपेंसेस 35 रुपीज के हैं. डेप्रिसिएशन ऑन एसेट 10 रुपीज प्रोवाइड करना जरूरी है. बैड डेट्स रिजर्व, यानी ये जो प्रोविजन हम क्रिएट कर रहे हैं डेप्रिसिएशन का या बैड डेट्स का, उसकी अमाउंट हमने लिखी है यहाँ पे. डेप्री की 10 रुपए की जरूरत है और बैड डेट्स रिजर्व के लिए 4 रुपए की जरूरत है. तो 100 रुपए में से 49 माइनस करो तो 51 का नेट प्रॉफिट होता है. होना चाहिए, ये दिखना चाहिए. पर सिचुएशन ये है, सीक्रेट रिजर्व हम क्रिएट करते हैं मोर डेप्रिसिएशन से, ज्यादा डेप्री प्रोवाइड करके. तो 35 की जरूरत थी, उसकी जगह हमने डेप्रिसिएशन 10 रुपीज की जरूरत थी, उसकी जगह हमने 14 रुपीज प्रोवाइड कर दिया यहाँ पे. अंडर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक. ट्रेडिंग अकाउंट की क्रेडिट साइड पे क्लोजिंग स्टॉक आता है. अगर क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू कम होगी तो ग्रॉस प्रॉफिट कम आएगा और ग्रॉस प्रॉफिट अगर कम आया तो उसकी वजह से नेट प्रॉफिट भी कम होगा. अगेन closing stock is part of trading account. Credit side it is shown. If there is a case of undervaluation of closing stock, GP will get reduced and because of reduced GP, net profit is bound to decrease. ये कम होगा ही, इसलिए प्रॉफिट कम हो रहा है. सीक्रेट रिजर्व का यही मतलब है कि हम प्रॉफिट का कंसीलमेंट कर रहे हैं, यानी प्रॉफिट कहीं ना कहीं छुपाया जा रहा है. तो ये डेप्रिसिएशन ज्यादा प्रोवाइड करके हुआ, अंडर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक के हुआ. मोर प्रोविजन फॉर बैड डेट्स. बैड डेट्स रिजर्व की जरूरत थी 4 रुपए की, उसकी जगह हम 7 रुपए प्रोवाइड कर दे, तो यानी एक्सेस प्रोविजन हुआ. देन कैपिटल एक्सपेंडिचर एज रेवेन्यू. मान लीजिए कोई एसेट एक्वायर किया है जिसको बैलेंस शीट की एसेट साइड शो करना है. अगर एसेट की जगह पे हम कुछ भी स्पेंड करें, या तो वो एक्सपेंस बनता है या तो वो एसेट बनता है, दो ही ऑप्शन है. तो अगर एक्सपेंस की आइटम को हम एसेट ट्रीट करें तो प्रॉफिट बढ़ जाता है, पर एसेट की आइटम को अगर हम एक्सपेंस ट्रीट करें, यानी कोई कैपिटल एक्सपेंडिचर को रेवेन्यू ट्रीट करते हुए प्रॉफिट एंड लॉस की डेबिट साइड अगर हम शो करते हैं तो वहां उसकी वजह से प्रॉफिट रिड्यूस हो जाएगा, यानी प्रॉफिट कंसील हो जाएगा. तो इस तरह से कैपिटल एक्सपेंडिचर इज शोन एज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर. देन कंटीजेंट लायबिलिटी एज एक्चुअल लायबिलिटी. नाउ देयर इज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अबाउट कंटीजेंट लायबिलिटी, जिसके लिए ये बात को समझते हैं यहाँ पे कि 4 टर्म है. 4 टर्म में हमें कंफ्यूज नहीं होना है कभी भी. लायबिलिटी, प्रोविजन, रिजर्व एंड कंटीजेंट लायबिलिटी. पहली बात करें लायबिलिटी, तो दो बातों को चेक करना है. 2 पैरामीटर है, एक अकरेंस है और दूसरा उसकी अमाउंट है. अकरेंस यानी होगा कि नहीं, और अमाउंट. अगर दोनों बातें सर्टेन है तो लायबिलिटी है. फॉर एग्जांपल क्रेडिटर्स के अमाउंट है 45,300, तो हमें उतना ही उसको चुकाना है. अमाउंट अकरेंस यानी पे करना है वो सर्टेन है. आंसर इज यस. और अमाउंट भी सर्टेन है. जब दोनों बातें सर्टेन है तो वो लायबिलिटी है. अकरेंस सर्टेन हो कि बैड डेट्स का लॉस होगा, या एसेट को रिप्लेस करना पड़ेगा, या टैक्स को पे करना पड़ेगा. अकरेंस इज सर्टेन बट अमाउंट इज नॉट सर्टेन, इट इज कॉल्ड प्रोविजन. जब दोनों में से कोई भी बात ना हो तो उसको हम रिजर्व कहते हैं, क्योंकि यहां पे कोई एक्सपेंस लॉस लायबिलिटी नहीं है. इट इज क्रिएटेड आउट ऑफ प्रॉफिट ओनली. नो प्रॉफिट नो रिजर्व्स. तो यहां पे ये बात क्लियर हो जानी चाहिए कि ना ही कोई अकरेंस की बात है. अगर अकरेंस की बात नहीं है तो अमाउंट तो बहुत दूर चला जाता है फिर. तो अकरेंस और अमाउंट दोनों बातों में ब्लैंक है, इसलिए ये रिजर्व है. And that is why we say that it is created out of profits only. It is not mandatory. In case of company form of organization, certain mandatory requirements are there for reserves. Otherwise, sole proprietor partnership it is not mandatory. Only when there is profit. तो ये बात क्लियर रखनी है रिजर्व में. अब कंटीजेंट लायबिलिटी की सिचुएशन कैसी है कि बिजनेस के ऊपर कोई एक सिचुएशन ऐसी क्रिएट हुई है. फॉर एग्जाम्पल किसी वर्कर ने फिजिकल डैमेजेस के लिए 50,000 का क्लेम किया हुआ है और दिस मैटर इज इन आर्बिट्रेशन, यानी एक तरह से ट्रिब्यूनल के पास है.
ट्रेड यूनियन के पास है ये मैटर, दोनों साइड से कंपनी ने अपना रिकमेंडेशन रखा है कि वर्कर की गलती से हुआ है, वर्कर ने अपनी साइड से रिकमेंडेशन रखा है कि ये गलती कंपनी के इम्प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ प्लांट एंड मशीन की वजह से हुआ है फॉर एग्जांपल। तो ये सिचुएशन में अब ये मैटर में यही डिसाइड नहीं हुआ रहा है कि गलती किसकी है, तो अमाउंट कैसे डिसाइड होगा, यानी दोनों बातें साइलेंट है। जब दोनों बातें साइलेंट हो तब उसको कंटिंजेंट लायबिलिटी कहते हैं। पर रिजर्व में और कंटिंजेंट लायबिलिटी में ये फर्क है कि कंटिंजेंट लायबिलिटी में फ्यूचर में कुछ हो सकता है, कुछ हो सकता है, ऐसे हिडन चांसेस है। ऐसी कंटिंजेंट लायबिलिटी को कोई भी फॉर्म ऑफ बिजनेस एंटरप्राइज हो उसमें ऐसा फुटनोट, ये बैलेंस शीट आइटम नहीं है कि हम बैलेंस शीट के अंदर इसको इंक्लूड करें कि प्रॉफिट में से प्रोवाइड करके उसको बैलेंस शीट के अंदर शो करें, क्योंकि होगा कि नहीं होगा ये बात में हम तय नहीं है, इसलिए P&L से क्रिएट नहीं कर सकते। तो बैलेंस शीट के नीचे एज एन एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन नोट्स टू अकाउंट ये कंटिंजेंट लायबिलिटी को शो किया जाता है। बट बाय चांस इस कंटिंजेंट लायबिलिटी को अकाउंट्स में प्रोवाइड करके हम ले आए, जैसे प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट करके उसको यहाँ पे लायबिलिटी प्रोविजन पे लाए, तो उसकी वजह से भी प्रॉफिट रिड्यूस होगा। इसलिए जब भी हम कंटिंजेंट लायबिलिटी को एक्चुअल लायबिलिटी की तरह शो करते हैं तब भी प्रॉफिट कम होता है। शोइंग मोर एक्सपेंस देन एक्चुअल, मोर एक्सपेंस देन एक्चुअल। अब एक्सपेंस हुआ है 35 रुपीज का और अगर हम ओवर एस्टिमेशन करके उसका 45 बता दें, किसी भी रीजन से बोगस वाउचर जनरेट करके किसी भी रीजन से 35 के एक्सपेंस को अगर 45 बताए, तो यहां पे भी 10 रुपए का प्रॉफिट का कंसीलमेंट हो। तो एक्चुअल पोजीशन प्रॉफिट की 51 थी और उसको हमने 34 रुपीज से शो किया, तो 51 का प्रॉफिट 34 हो गया, यानी यहाँ पे 17 रुपीज का कंसीलमेंट ऑफ प्रॉफिट है। दिस इज कॉल्ड सीक्रेट रिजर्व। बाकी सीक्रेट रिजर्व नाम का कोई रिजर्व नहीं हो सकता बुक्स ऑफ अकाउंट्स में। It is created in one line, it is created through concealment of profit, and these are those modes or those ways where concealment of profit took place. इस तरह की प्रैक्टिस जो है, जो सीक्रेट रिजर्व है, अगर वो अप्रोप्रिएट अमाउंट में किया जाए तो इट वर्क्स लाइक अ मेडिसिन फॉर द बिजनेस, क्योंकि इट प्रोटेक्ट्स कॉम्पिटिटर्स। बिजनेस में आने के लिए आने से हम कॉम्पिटिटर्स को यानी अवॉइड कर सकते हैं क्योंकि प्रॉफिट हम रिड्यूस कर रहे हैं। और दूसरा, बिजनेस की एडवर्स कंडीशन में कोई अनसर्टेनिटी आ जाए तो बिजनेस ऑलरेडी प्रोटेक्शन स्टेप पे है क्योंकि उसने जो एक्चुअल प्रॉफिट है उससे कम प्रॉफिट शो किया है। बट एक्सेस यूज ऑफ सीक्रेट रिजर्व ब्रीच फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल, और इसीलिए ये एक्सेप्टेबल नहीं है लॉ के हिसाब से। सो माइनर इंपैक्ट कैन बी गिवन ऑफ सीक्रेट रिजर्व, इट कैन बी वर्क एज अ मेडिसिन, तो ये ध्यान रखना है। और दीज आर दी सोर्सेस ऑफ सीक्रेट रिजर्व। वन लाइन इंपॉर्टेंट इज कंसीलमेंट ऑफ प्रॉफिट. For creation of secret reserve, one line is concealment of profit. Now, after this revenue reserve, next topic is capital reserve. रिजर्व के दो पार्टीशन थे, रेवेन्यू एंड कैपिटल रिजर्व। तो अब कैपिटल रिजर्व की बारी आती है। अब कैपिटल रिजर्व में उसके सोर्सेस समझते हैं पहले। तो कैपिटल रिजर्व कहां से क्रिएट होता है? इट इज नॉट फ्रॉम मेन रेवेन्यू प्रोड्यूसिंग एक्टिविटी। जैसे हमने रेवेन्यू प्रॉफिट में बोला कि इट इज फ्रॉम मेन रेवेन्यू प्रोड्यूसिंग एक्टिविटीज ऑफ परचेज एंड सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विस, पर यहां पे ऐसा नहीं है। इट इज नॉट फ्रॉम मेन रेवेन्यू प्रोड्यूसिंग एक्टिविटी अदर देन दोज एक्टिविटीज। सो कैपिटल प्रॉफिट में से जो रिजर्व बनता है वो है कैपिटल रिजर्व, और उसके ये सोर्सेस है। सबसे पहला है प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट और इन्वेस्टमेंट। असेट बेचना या इन्वेस्टमेंट बेचना वो हमारा बिजनेस नहीं है, हमारा काम गुड्स बेचना है। गुड्स का प्रॉफिट हमारा रेवेन्यू प्रॉफिट है, असेट को बेचने से जो प्रॉफिट होता है वो हमारा कैपिटल प्रॉफिट होगा। दूसरा है प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन ऑफ फिक्स एसेट्स। 12th में टॉपिक आएगा रिकंस्ट्रक्शन ऑफ पार्टनरशिप, जिसमें एडमिशन, रिटायरमेंट, ये सब टॉपिक्स है। चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अगर कोई बिजनेस फर्म 20 साल से कंटिन्यूसली वर्क कर रहा है और किसी एक पॉइंट पे जाके उसको रिकंस्ट्रक्ट करना है, यानी पार्टनर्स में प्रॉफिट शेयरिंग का रेशियो चेंज करना है, नया पार्टनर आ रहा है या कोई रिटायर हो रहा है, तो ये एक जंक्शन है जहां पे चेंजेस हो रहा है। तो यहां से आगे के लिए, फ्यूचर के लिए प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होने वाला है। तो इस पॉइंट पे अगर एग्जिस्टिंग जो पार्टनर्स है उनको इनजस्टिस ना हो, इस रीजन से असेट लायबिलिटीज का रिवैल्यूएशन किया जाता है। रिवैल्यूएशन ऑफ असेट्स एंड लायबिलिटीज मींस टू ब्रिंग ऑल एसेट्स एंड लायबिलिटीज फ्रॉम बुक वैल्यू टू इट्स मार्केट वैल्यू, फ्रॉम बुक वैल्यू टू इट्स मार्केट वैल्यू। मार्केट वैल्यू यानी एट पार सिचुएशन पे उसको ले जाया जाता है और उसके बाद फ्यूचर का प्रॉफिट लॉस डिस्ट्रीब्यूशन नए रेशियो के हिसाब से चलता है। एसेट लायबिलिटी मार्केट वैल्यू पे आ गई और उसका जो प्रॉफिट लॉस है रिवैल्यूएशन का वो पार्टनर्स में ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट हो गया, यानी इनजस्टिस के सारे चांसेस समाप्त हो गए यहाँ पे। तो ये रिवैल्यूएशन ऑफ असेट्स और लायबिलिटी जो है, पहली बात ये कोई रेगुलर ट्रांजेक्शन नहीं है। जो रिकंस्ट्रक्शन ऑफ फर्म के केसेस हो
चेंजेस इन प्रॉफिट शेयरिंग हो, एडमिशन, रिटायरमेंट हो, तभी ये होता है। और जब भी एसेट का रिवैल्यूएशन होगा उसमें से जो भी प्रॉफिट मिलेगा वो हमारा कैपिटल प्रॉफिट का सोर्स बनेगा। उसके बाद है प्रीमियम और प्रीमियम रिसीव्ड बाय कंपनी ऑन इश्यू ऑफ शेयर्स एंड डिबेंचर्स। नाउ शेयर्स एंड डिबेंचर्स इश्यूड बाय पब्लिक लिमिटेड कंपनी टू पब्लिक। In case of prestigious company, company can ask for more amount than its face value, and that extra amount received by the company is called security premium. Security premium reserve term is used, so it is a premium received by company on issue of shares and debenture is again source of capital profit. Next is balance of share forfeiture after reissue. Shares is a capital of the company and it is divided in each equal part. It is divided into equal part और small denomination. तो वो छोटे छोटे टुकड़ों में कैपिटल को हम डिवाइड करते हैं एंड एज पर परचेसिंग पावर ऑफ इंडिविजुअल इन्वेस्टर इट इज परचेस्ड बाय दैट इन्वेस्टर आइदर फ्रॉम ओपन मार्केट और फ्रॉम कंपनी। कंपनी के पास से जब खरीदते हैं तो वो इनिशियल पब्लिक ऑफर या फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर में खरीदते हैं, और अगर मार्केट से खरीदते हैं तो स्टॉक मार्केट ऑपरेशन से वो खरीदते हैं। लेकिन अगर कंपनी के पास से खरीदे और 10 रुपए का शेयर है और शेयर की जो अमाउंट है वो टुकड़ों में मंगाई जाती है यानी पार्ट्स में, उसको कॉल्स कहा जाता है। अमाउंट कैन बी कॉल्ड बाय कंपनी इन पार्ट्स एंड दैट पार्ट इज कॉल्ड कॉल। तो अगर 10 रुपए मंगाए, 10 रुपए का शेयर है और किसी शेयर होल्डर ने 7 रुपए ही पे किए तो उसके शेयर फोरफिट हो जाते हैं। 14 days टाइम पीरियड इज गिवन फॉर द पेमेंट ऑफ दिस डिफरेंस अमाउंट। इफ द डिफॉल्टर इज फेल टू पे द डेपोजिट अमाउंट, जो नहीं पे किया उसने अगर, तो शेयर्स इज कैंसल्ड, his name is cancelled, shares are cancelled, तो वो शेयर होल्डर नहीं रहेगा और वो शेयर्स कैंसिल होने के बाद वापस री इश्यू करने पड़ेंगे। अब री इश्यू करते वक्त मान लीजिए ये 10 रुपए का शेयर है, वो 6 रुपए में री इश्यू हुआ तो 4 रुपए 8 रुपए में री इश्यू हुआ 10 रुपए का शेयर, तो 2 रुपए का डिस्काउंट दिया हमने। कंपनी ने ऑलरेडी 7 रुपए फोरफिट कर लिए। 7 रुपए पुराने शेयर होल्डर के पास से 7 रुपए ले लिए, नए शेयर होल्डर को 8 रुपए में शेयर इश्यू किया, 2 रुपए कम लिए तो 2 रुपए का डिस्काउंट ये 7 रुपए में से दिया जाएगा, तो भी कंपनी के पास 5 रुपए का एक्स्ट्रा अमाउंट बचेगा। फिर से एक बार 10 रुपए का शेयर है और शेयर होल्डर ने 7 रुपए भरे हैं, 3 रुपए नहीं भरे हैं, शेयर उसके कैंसिल हो चुके हैं। अब ये शेयर नए शेयर होल्डर को 8 रुपए में इश्यू कर रहे हैं यानी 2 का डिस्काउंट दे रहे हैं। कंपनी का पर्पज है 10 रुपए की फेस वैल्यू कलेक्ट करना, तो पुराने शेयर होल्डर के पास से 2 रुपए और नए शेयर होल्डर के पास से 8 रुपए, ऐसे कुल मिला के 10 हो गए, और 7 जो कंपनी ने फोरफिट किए थे उसमें से 2 का डिस्काउंट देने के बाद 5 रुपए का कंपनी को प्रॉफिट हुआ। और ये जो प्रॉफिट हुआ वो कैपिटल प्रोक्योरमेंट की प्रोसेस का, ये बिजनेस का प्रॉफिट नहीं है। ये कैपिटल प्रॉफिट इसलिए, ये कैपिटल जनरेशन की जो प्रोसेस है उसका आउटकम है, इसलिए दिस profit of share forfeiture means balance of share forfeiture after reissue of forfeited shares is a capital profit, so transfer to capital reserve। तो याद रखना है ये बैलेंस ऑफ शेयर forfeiture आफ्टर रीइश्यू। उसके बाद है प्रॉफिट प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन ऑफ द कंपनी, कंपनी के इनकॉर्पोरेशन से पहले का प्रॉफिट। अब ये टर्म में भी लोग कंफ्यूज होते हैं कि प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन कैसे हुआ। क्वेश्चन आने की भी एक वजह है, प्राइवेट कंपनी कैन स्टार्ट इट्स बिजनेस ऑपरेशन इमीडिएटली आफ्टर ऑब्टेनिंग सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन and public limited company has to wait for another certificate, that is certificate for commencement of business। अगर समराइज करें ये बात को तो नो कंपनी कैन स्टार्ट इट्स बिजनेस बिफोर ऑब्टेनिंग सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, यानी उससे पहले कोई अपना बिजनेस स्टार्ट कर ही नहीं सकता। तो क्वेश्चन ये आया कि प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन प्रॉफिट कैसे मिलेगा। प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन प्रॉफिट इसलिए मिल रहा है कि ये जो फर्म है ये ऑलरेडी एग्जिस्टिंग फर्म है, ये न्यूली इनकॉर्पोरेटेड फर्म में कभी नहीं मिल सकता प्रॉफिट प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन। This profit can be earned only in case of existing firm when form of business enterprise get changed, means either partnership से company form में convert हो रहा हो या partnership का business कहीं सेल ऑफ किया जा रहा हो, कोई दूसरे पार्टनर्स मिलके उस बिजनेस को टेक ओवर कर रहे हो, एनी सिचुएशन। प्राइमरीली ये इनकॉर्पोरेशन वर्ड है यानी कंपनी को टारगेट किया जा रहा है, यानी हम ऐसा समझ सकते हैं कि सोल प्रोप्राइटर और पार्टनरशिप फर्म इज कन्वर्टेड इनटू कंपनी फर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, उस कंपनी में कन्वर्ट हो रहा है। तो मान लीजिए 1 जनवरी को बिजनेस का डील डन हुआ और 1 अप्रैल को कंपनी का रजिस्ट्रेशन हुआ, उसके बाद कंसिडरेशन के तौर पे शेयर्स या डिबेंचर्स चुकाए गए, जो सेलिंग कंपनी यानी जो वेंडर्स कंपनी उसको चुकाए गए। तो बिजनेस तो एक्वायर हो गया 1 जनवरी को और रजिस्ट्रेशन हुआ कंपनी का 1 अप्रैल को। तो 1 जनवरी से 1 अप्रैल के बीच 3 महीने में जो प्रॉफिट अर्न किया
वो प्रॉफिट है प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन। कंपनी, रनिंग कंपनी हमारे पास आ गई थी और उसका इनकॉर्पोरेशन हमने रजिस्ट्रेशन दूसरे नाम से जो करवाना था वो 1 अप्रैल को हुआ है, तो 1 जन टू 1 अप्रैल के बीच का जो प्रॉफिट है दैट इज प्रॉफिट प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन। सो दीज आर द एग्जांपल सोर्सेस ऑफ कैपिटल प्रॉफिट। और कैपिटल प्रॉफिट में से जो रिजर्व क्रिएट होता है वो है कैपिटल रिजर्व। अब जो सबसे बड़ी बात है वो है यूज ऑफ कैपिटल रिजर्व। कैपिटल रिजर्व का यूज समझना है, रेवेन्यू रिजर्व। अब यूज में सबसे बड़े बात है वो है डिविडेंड डिक्लेरेशन की, डिविडेंड की बात है। डिविडेंड इज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट एंड इट कैन बी आउट ऑफ रेवेन्यू प्रॉफिट ओनली, रेवेन्यू रिजर्व्स ओनली। तो कैपिटल रिजर्व के यूज में सबसे बड़ा रिस्ट्रिक्शन हमें याद रखना है कि इसमें से कभी डिविडेंड डिक्लेयर नहीं हो सकता, इसमें से कभी भी डिविडेंड डिक्लेयर नहीं हो सकता। तो कहां यूज हो सकता है? कोई एसेट का लॉस, कोई भी नॉन रेवेन्यू एक्टिविटी होगी उसके लॉस को या एसेट को राइट ऑफ करने के लिए, फिक्टिशियस एसेट को राइट ऑफ करने के लिए, इंटेंजिबल को राइट ऑफ करने के लिए यहाँ पे हम यूज करेंगे कैपिटल रिजर्व का। सो लॉस ऑन सेल ऑफ असेट को राइट ऑफ करने के लिए, या इंटेंजिबल एसेट्स लाइक गुडविल, पेटेंट, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर उसको राइट ऑफ करने के लिए, कोई भी फिक्टिशियस एसेट हो जैसे प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, एडवर्टीजमेंट, सस्पेंस, अंडरराइटिंग कमीशन, डिवेंचर डिस्काउंट, इन सबको राइट ऑफ करने के लिए भी कैपिटल रिजर्व इस्तेमाल होगा। फॉर डिक्लेरेशन ऑफ बोनस शेयर्स, नाउ बोनस शेयर्स आर गिवन टू एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स। 2 टाइप के शेयर्स है अदर देन इक्विटी एंड प्रेफरेंस, जो इक्विटी में फर्दर इश्यू होते हैं। वन इज राइट एंड सेकंड इज बोनस। राइट इज गिवन टू एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स, उनको एक प्रेफरेंशियल राइट दिया जाता है कि पब्लिक से पहले आप एक्वायर कर सकते हो और रेट थोड़ा रीजनेबल होता है, कम होता है। बट राइट्स, इन केस ऑफ राइट शेयर्स, दो शेयर होल्डर्स रिक्वायर टू पे द कंसिडरेशन। वेयर बोनस शेयर इज टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट, बोनस शेयर इज टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट, तो उसमें कोई रिजेक्शन के चांसेस ही नहीं है। एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को कोई प्री डिटरमाइंड प्रपोर्शन में शेयर्स इश्यू किए जाते हैं। ये जो प्रोसेस है वो कैपिटलाइजेशन की प्रोसेस है कि हम रिजर्व को कैपिटल में कन्वर्ट कर रहे हैं, रिजर्व इज कन्वर्टेड इनटू कैपिटल, तो ये कैपिटलाइजेशन की प्रोसेस है और बोनस शेयर इश्यू किए जा सकते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इफ इट इज मेंशन इन आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन ऑफ द कंपनी। Now, after this, last term remains for this chapter and it is reserve fund. Reserve fund को समझना है तो यहाँ पे बैलेंस शीट को ध्यान में लेते हैं। अगर बिजनेस में जो सोर्सेज जनरेट हुए हैं वो प्राइमरी 3 पार्ट में हम डिवाइड करते हैं। इक्विटी है, मींस ओनर्स फंड है, आउटसाइडर्स फंड है यानी लायबिलिटी है, एंड रिजर्व्स एंड सरप्लस है। और ये रिजर्व्स एंड सरप्लस में से अगर फंड बिजनेस के अंदर इन्वेस्ट हुआ है, इफ इट इज इन्वेस्टेड इन बिजनेस इटसेल्फ, इट इज नोन एज जनरल रिजर्व। दैट रिजर्व fund is invested in within the business, it is known as general reserve. But if the fund is invested outside the business, अगर बिजनेस के बाहर इन्वेस्ट हुआ है तो उतने अमाउंट के रिजर्व को हम रिजर्व फंड कहते हैं। तो जनरल रिजर्व कब? जब बिजनेस के अंदर इन्वेस्टमेंट हुआ, और रिजर्व फंड कब? जब बिजनेस के बाहर इन्वेस्टमेंट हुआ। कब रिजर्व फंड क्रिएट करते हैं, कब हम बिजनेस के बाहर इन्वेस्ट करते हैं? तो वो सिचुएशन है कि इन्वेस्टमेंट इन, फर्स्ट ऑफ ऑल ये किस तरह का इन्वेस्टमेंट होगा? तो इन्वेस्टमेंट इन सिक्योरिटीज इजीली कन्वर्टेड इनटू कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स, जो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में इजीली कन्वर्ट हो सके ऐसी सिक्योरिटी में हम इन्वेस्ट करते हैं, क्योंकि कभी भी उस इन्वेस्टमेंट को बेच के हमें लिक्विडिटी बढ़ाने की जरूरत पड़ सकती है। तो ये उसका एक फीचर हुआ, कैरेक्टरिस्टिक्स है। अब कंडीशन कि कब रिजर्व फंड की बात आती है, कब बिजनेस के बाहर हम इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो कॉमन सेंस की बात है, बिजनेस में जब प्रोडक्टिव यूज पॉसिबल नहीं है, एक्सपांशन पॉसिबल नहीं है, यानी फिक्स एसेट्स हम खरीद नहीं सकते, ना ही इन्वेंट्री में ब्लॉक करने की जरूरत है क्योंकि सेल नहीं बढ़ा सकते, दैट इज व्हाई इन्वेस्टमेंट इज मेड आउटसाइड द बिजनेस। सो व्हेन देयर इज नो प्रॉफिटेबल यूज विद इन द बिजनेस फॉर सच फंड, when there is no profitable use for such funds within the business, it is invested outside the business. And second, when there is a need of specific amount, means for payment of any particular liability, business is required to generate fund at particular point of time, तो वो मेंटेन करने के लिए, वो क्रिटिकल पॉइंट को मेंटेन करने के लिए, लिक्विडिटी मेंटेन करने के लिए पहले से ही प्लान करके उतना अमाउंट बिजनेस के बाहर इन्वेस्ट किया जाता है। So there are 2 reasons for investing fund outside the business. First is there is no profitable opportunity to invest within the business, then it is outside. And second, certain funds to be arranged for payment of certain liability at particular point of time, then also it is invested outside business. तो इस तरह से ये रिजर्व फंड का टॉपिक है।
तो खास समझ लेते हैं एक बार समराइज करके। प्रोविजन से और रिजर्व से दो पार्ट है। प्रोविजंस कंपलसरी है, ये कंपलसरी नहीं है। दिस इज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से क्रिएट होता है, और रिजर्व इज क्रिएटेड आउट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। ये उसकी जर्नल एंट्री है। P&L to provisions and P&L to reserves. Provisions can be applied for the purpose for which it is created only. यहाँ पे reserves is for maintenance of liquidity and solvency condition. Specific reserve for specific purpose, but after accomplishment of such purpose, it is again transferred to general reserve. These are the examples of specific reserve. After that, secret reserve. Secret reserve, there is no reserve with the name of secret reserve. Concealment of profit always results in secret reserve. After that, this capital reserve, if reserve is created out of revenue profit, it's revenue reserve, and if it is created out of capital profit, it's a capital reserve. These are the uses of capital reserve. And last term is reserve fund. When fund is invested outside the business, it is called reserve fund. So यहाँ ये सेशन में ये पूरा reserves and provisions का टॉपिक है, entirely theory चैप्टर है, इसको अच्छे से आपको मेमोराइज करना है। थैंक यू।